16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटम बॉम्ब को पहली बार टेस्ट करा जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और इनको जरा बराबर भी इल्म नहीं था कि इनका बनाया हुआ वेपन इतनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। जब इन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तब उन्होंने खुद अपने लिए ये बात कही, Now I am become death, the destroyer of worlds. ये एटॉमिक बॉम्ब ओपेनहाइमर को क्यों और कैसे तबाही की कगार पे ले आया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी इंसान को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार क्यों करा। दोस्तों, ओपेनहाइमर ने अपनी पूरी जिंदगी में कारनामे तो बहुत सारे सरअंजाम दिए हैं, लेकिन हिस्ट्री में इनको हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जाना जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले आया। एडमिशन मिलने के बाद ड्यू टू सम इलनेस पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सके। उसके बावजूद 4 साल की डिग्री 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था इनका। हार्वर्ड से फ्री होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की कॉन्टिगन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और सिर्फ 23 साल की एज में इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया था। उनकी नेचर थी कि वो किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पे ही फोकस रखते थे। वो वापस यूएस आए एंड अगेन अपनी रिसर्च में लग गए, जहां इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने कुछ जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन वो शख्स थे जिन्होंने हिटलर का ये तबाही मचा देने वाला खतरा समझ लिया था और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर भेजा जिसमें आगाह करा हिटलर के मंसूबे के बारे में और नसीहत करी कि हमें भी ऐसा वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पे हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का ये लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया गया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए, जिसे आज हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखते। मेरी नजर से देखें तो होना तो यही चाहिए था कि यूएस आर्मी का मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए आइंस्टाइन को सिलेक्ट करती, क्योंकि इसके लिए एडवाइस भी उन्होंने ही की थी। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी ये डर था कि कहीं ये आइंस्टाइन का कोई प्लान तो नहीं, मतलब शक आया उनके दिल में। इसीलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने के लिए ओपेनहाइमर को सिलेक्ट करा गया। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन की राय से बिल्कुल इत्तेफाक करते थे और चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसे लॉस एलामोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के टाइम में इस प्रोजेक्ट पे पूरे $2 बिलियन खर्च हुए थे, जहां अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सीक्रेट मिशन होने वाला था। वहीं यूएस मिलिट्री के लिए इस सब को सीक्रेट रखना बेहद मुश्किल काम था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे तकरीबन 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद सिलेक्ट करा गया था ताकि जरा भी कोई बात लीक ना हो। इस स्टाफ में साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्चर और लोअर स्टाफ भी शामिल था और सबको इस बात की सख्त ताकीद करी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से हर बात कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, इवन के अपनी फैमिलीज को भी नहीं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्टाफ में भी कोई किसी को असली नाम से नहीं जानता था। सबको एक फेक आइडेंटिटी दी गई थी और रूल इतना स्ट्रिक्ट था कि किसी का भी अगर असली नाम लीक हुआ तो वो सजा का हकदार होगा। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पे, और वो एड्रेस था पीओ बॉक्स नंबर 1663 न्यू मैक्सिको। ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं करते थे। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले हर एक लेटर को खुद पढ़ता था, देन आगे दिया जाता था, और ऐसे यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट पे अंदर आने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखी गई थी। कोई भी एंट्री पास के बगैर ना अंदर जा सकते थे और ना ही एग्जिट पास के बगैर बाहर आ सकते थे। लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम की बस पीओ बॉक्स नंबर 1663 लिखा होता था।
ये सब कुछ बस इसलिए करा जा रहा था कि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम को हद से ज्यादा स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा कर दी जा सकती है। नेचुरली पाया जाने वाला सबसे नायाब और भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है, जिसके एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर प्लस करें तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास 238 बनता है। अब साइंटिस्ट ने काफी एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकाला जा सकता है, एंड विच इज एन एक्सट्रीमली अनस्टेबल एलिमेंट। मतलब कि अगर एक न्यूट्रॉन को न्यूली प्रोसेस्ड यूरेनियम 235 का आपस में कलिजन करवाया जाए तो यूरेनियम इस तरह से अपने एटम स्प्लिट करेगा कि एक अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एलिमेंट से कोलाइड करते हैं, एंड सेम रिएक्शन अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाएगा, और ये एक चेन रिएक्शन जस्ट इन फ्यू माइक्रोसेकंड्स पूरा हो जाता है, और इन रिएक्शंस के रिजल्ट में बहुत भारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल टीएनटी बॉम्ब से कंपेयर करा जाए तो ये एक हाथी को चूंटी से मिलाने वाली बात है। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि 1 केजी एटॉमिक बॉम्ब में 3500 केजी टीएनटी बॉम्ब बराबर। इसको ऐसे समझ लें कि लिटिल बॉम्ब जिसने पूरा नागासाकी की धज्जियां उड़ा दी थी, इतनी ही तबाही अगर टीएनटी बॉम्ब से करनी पड़ती अमेरिका को तकरीबन 1.5 करोड़ केजी का टीएनटी बॉम्ब गिराना पड़ता। और ये वेट इतना हैवी है कि आज के वक्त में कोई जहाज इतना हैवी वेट कैरी नहीं कर सकता। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल हो सकता है। रिसर्चर्स ने यूरेनियम के इक्विवेलेंट एक न्यू एलिमेंट बनाया जो कि नेचुरल भी नहीं था, एंड यूरेनियम 235 से ज्यादा अनस्टेबल था, जिसे कहा गया प्लूटोनियम 239। अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरी तरफ इस बात का खतरा था कि जर्मनी कहीं उनसे पहले ये बॉम्ब न तैयार कर ले। एंड एट द एंड 16 जुलाई 1945 दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था, और अब बारी थी इसको टेस्ट करने के लिए। जब इसे एक्सपेरिमेंटली डेटोनेट करा गया तो इसकी शिद्दत देखकर पूरी दुनिया खौफजदा थी। ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद इस हथियार से खौफजदा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके इंसानियत पे क्या असरात बर्पा हो सकते हैं ये जाने बगैर ही अगले महीने अमेरिका ने इस बॉम्ब को जापान की सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में ब्लास्ट कर दिया। ये दोनों बॉम्ब ब्लास्ट अटैक्स तकरीबन 2.5 लाख लोगों की मौत की वजह बन गए। 6 दिन के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का एंड। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ओपेनहाइमर के कारनामों की वजह से अमेरिका इनसे बहुत खुश हुआ होगा और इनको नोबेल प्राइज देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ओपेनहाइमर ने स्टार्ट में बहुत अफसोस का इजहार करा, क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। इस इंसिडेंट ने उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था, और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अगर वो चाहते तो वो अमेरिका की ये ताकत जस्ट इन फ्यू मिनट्स कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे। इसीलिए ओपेनहाइमर अमेरिका का एक बहुत ही सेंसिटिव एसेट बन गए थे, और इसीलिए डिफरेंट एजेंसीज ने ओपेनहाइमर पे नजर रखना शुरू कर दी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन की तरफ से एटॉमिक ब्लास्ट मंजरे आम पे आ गया। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर पे गया, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी वाइफ पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज रिलेशंस हुआ करते थे, लेकिन ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपेनहाइमर और स्टेट सीक्रेट्स के दरमियान एक पर्दा डालने का हुक्म दिया। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपेनहाइमर पर सोवियत यूनियन का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन ओपेनहाइमर ने अपने बयान पे डटे रहे कि उनका कम्युनिज्म या सोवियत यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं। किसी के पास कोई एविडेंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही आया। जो उस वक्त के एक्सपर्ट साइंटिस्ट का दर्जा रखते थे, उनको मिनटों में बेइज्जत करके
उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स रिजर्व कर लिए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले कई साल ओपेनहाइमर खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से बिल्कुल दूर हो गए। फिर तकरीबन 7 साल बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने ओपेनहाइमर को ऑफर दी कि वो एक नया फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल बनाएं जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस मिल सकती है। लेकिन इस दफा ओपेनहाइमर ने ऑफर रिजेक्ट कर दी। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वो बेकसूर हैं, इसलिए उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को कैंसर डायग्नोस हुआ और फिर 18 फरवरी 1967 ओपेनहाइमर तारे पानी से कूच कर जाते हैं। उनके एशेस यूएस वर्जिन आइलैंड के एक बीच पे बहा दिए गए, जिसे आज ओपेनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस इन्फॉर्मेशन को अपने सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।